नमस्कार, टीवी 9 नेटवर्क की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। चुनावी सरगर्मियां जोरों शोरों पर हैं और कभी भी चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव की घोषणा की जा सकती है। ऐसे में हमारी ये खास पेशकश, जिसमें हम देश के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों से आपको रूबरू कराएंगे और वो किस तरीके से समाज के अंदर परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसी कड़ी में आज सबसे पहले हमारे साथ वासुदेव भट्ट जी जुड़ चुके हैं, जो कि एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं, उड़ीसा से हैं और साथ ही साथ बीजेडी के बीजू जनता दल के मेंबर भी हैं, सदस्य भी हैं। तो सर, सबसे पहले तो टीवी 9 नेटवर्क पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल आपसे जो रहेगा वो यही रहेगा कि उड़ीसा में तो आप काफ़ी लोकप्रिय हैं, लेकिन देश के बाकी हिस्से के लोग जो आपको देख रहे हैं, उन्हें बताइए किस तरीके से आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। वो क्वालिटी एजुकेशन क्या है और किस तरीके से आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, क्वालिटी एजुकेशन ये जो उड़ीसा में हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा चीज है कि जो प्राइवेट स्कूल से, जो बेसरकारी स्कूल से हैं, उनमें अभी हमारा जो सरकारी स्कूल से बहुत तादाद में बच्चे लोग अभी निकल गए हैं। मान लीजिए, उड़ीसा में अभी कोविड के बाद 17 लाख से ज्यादा अभी बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। तो सरकारी स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन में थोड़ा मान लीजिए कि थोड़ा जो कॉन्फिडेंट लेवल था पेरेंट्स का कि क्वालिटी एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में ज्यादा मिल रहा है और गवर्नमेंट स्कूल में कम मिल रहा है, इसीलिए वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसके वजह से हम लोग 2009 में जैसे राइट टू एजुकेशन का बिल पास हुआ पार्लियामेंट का द्वारा, उसके बाद 2010 में उड़ीसा में रूल फ्रेम हो गया। उसके बाद हम लोग काम करना शुरू किए हैं। ये एक पैशन बन गया था हमारा। तो उसमें हम लोग जैसे कि लंबा काम करने के लिए, तो अभी उड़ीसा में प्राइवेट स्कूल को, एक प्राइवेट स्कूल जो है, जो उसको कंट्रोल करना और गवर्नमेंट स्कूल को इम्पर करना, ये जो दोनों में समन्वय रखने के लिए ये उड़ीसा अभिभावक महासंघ जो पेरेंट्स फेडरेशन गठन किए हम, उसके आधार पर हम लोग पूरा उड़ीसा में काम शुरू कर दिए हैं और लंबा काम चल रहा है अभी। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर कि आप इस दिशा में काम कर रहे हैं। सर, हमने ट्विटर पर देखा काफ़ी आप ट्रेंड कर रहे थे वासुदेव फॉर भुवनेश्वर के नाम से। आप जैसे व्यक्ति जिनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस तरह का समर्थन जब सोशल मीडिया के ऊपर मिलता है तो? नहीं, देखिए, एक्चुअली ओरिजिनल में बोलूं तो मेरे को पॉलिटिक्स में लेस इंटरेस्ट है, क्योंकि 2012 में मैं पॉलिटिक्स छोड़ दिया था। मैं तो जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ा था और जीत के भी ये पैशन में मैं एजुकेशन में काम कर रहा था। लेकिन जब देखा कि एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो एजुकेशन का खिलाफ है, क्योंकि एजुकेशन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहता है कि घर में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। आपको जानकारी देने के लिए मैं बोल दूं कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसमें क्लास 1 से क्लास 8वीं तक, मतलब 6 साल से 14 साल तक उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलता है प्राइवेट स्कूल में। जैसे जो दलित है, आदिवासी है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जैसे कि जो आर्थिक अनग्रसर है। लेकिन उसके बाद कहाँ जाएगा? 9th 10th 11th 12th, उसके बाद हायर एजुकेशन कैसे करेगा? तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का जो विजन होता है ना, वो विजन इतना क्लैरिटी नहीं था। इसलिए मैं 2012 में पॉलिटिक्स छोड़ के एजुकेशन का पैशन बना के 24 तक काम किया। लेकिन 24 का लगभग 24 से जनवरी में हम लोग ये सोचे कि हमारा जो पूरा एंटायर उड़ीसा का टीम बोले कि नहीं सर, आप लोग को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि ये जो क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए उड़ीसा में नहीं हो पाएगा जब तक हम लोग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये आपको प्राइवेट स्कूल को कंट्रोल करने पर भी इतना बड़ा लॉबी है प्राइवेट स्कूल में, किताब बेचते हैं। प्राइवेट स्कूल का जो फीस इतना बहुत बड़ा तादाद में, उड़ीसा में 450 करोड़ का किताब सेल होता है हर साल। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है उनका और रैकेट भी है। तो उनको क्वालिटी एजुकेशन घर में पहुंचाना है और फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू ऑल, मतलब ऑल से मेरा मतलब कि कोई भी हो, क्वालिटी एजुकेशन सबको फ्री एंड कंपल्सरी मिलना चाहिए अप टू एंड। ऐसा नहीं कि 8 तक मिलेगा, 9 10 11 बार नहीं मिलेगा, पीजी तक नहीं मिलेगा, मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ेगा। मैं एक बात बोल दूं कि उड़ीसा में कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट उसका बच्चे को इंजीनियरिंग और मेडिकल और चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई भी बड़ा पढ़ाने का सोचेगा तो उसको जमीन भेजना पड़ेगा, नहीं उसको किडनी भेजना पड़ेगा। तो कैसे चलेगा? ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन कहाँ है? इसके लिए हमारी लड़ाई है। इसीलिए हम लोग जो ट्रेंड किए हैं वो ट्रेंड एक्चुअली हमारा जो ओएलएसएस है वो लोग किए हैं। तो मैं उनको आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा, आभारी होऊंगा उनका, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि हम जैसे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे जिनका पैशन है एजुकेशन, जिनका पैशन है सेवा,
वो लोग एजुकेशन में, वो लोग पॉलिटिक्स में आएंगे तो पॉलिटिक्स में आप जैसे लोग आएंगे तो सुधार हो सकता है। इसलिए मैं आपका आपका और सब लोग का आभार करता हूँ। नहीं सर, बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और अगला मेरा जो सवाल है वो यही है कि आपने मुफ्त शिक्षा की बात की, आपने जो है पेरेंट्स महासंघ बना करके बहुत सारे वंचित बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा मुहैया कराई है। आगे इसको बढ़ाने के लिए क्या प्लान है? किस तरीके से ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें सम्मिलित किया जाए, इसके लिए क्या कुछ योजनाएं आपके पास हैं? 2009 में जब ये पार्लियामेंट में पास हो गया, 10 में रूल फ्रेम हो गया, उसके बाद उड़ीसा में लागू होने में हमको 10 साल लगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल किसी को अंदर आना नहीं देने देते थे। और जो भी डिप्राइव्ड सेक्शन हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, पेरेंट्स है कि बोलते थे कि हमारा राइट टू एजुकेशन में एडमिशन करने है, वो उनको अलाउ नहीं करते थे। तब हमारा 2016 में हम लोग बहुत धरना किए, हंगर स्ट्राइक किए, आंदोलन भी किए। 2020 में जब कोविड से पहले उड़ीसा में पारदर्शी पोर्टल बना के, और मान लीजिए 5,000, उसके बाद 12,000, उसके बाद 18,000, अभी तक उड़ीसा में 36,000 जो गरीब बच्चे और आदिवासी और दलित का बच्चे अभी पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में। ये है हमारा अचीवमेंट लास्ट 3 साल का। और इस साल का जो अभी खुला है, अभी तक 20,000 से 21,000 अभी एप्लीकेशन आ चुका है। तो मुझे लगता है कि इस साल लगभग 40,000 हो जाएगा। तो ये जो हमारा पैशन था कि इतना जो इतना बड़ा अमाउंट में लोग पेरेंट्स का बेनिफिट मिलेगा पढ़ने के लिए, तो उड़ीसा को बदलने के लिए जो हमारा सोच है और सबको एजुकेशन देने का जो सोच है, इस राइट टू एजुकेशन का माध्यम से सफल हो पाएगा। जी सर, चूंकि आपके ऊपर भी दबाव है कि आप भुवनेश्वर का प्रतिनिधित्व करें, चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी हैं और जो है बहुत लोग जो है अब चुनाव के ही बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको ये प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है और जिस तरीके का समर्थन सोशल मीडिया पे और तमाम जगहों पे हम देख रहे हैं, आपको वहाँ भुवनेश्वर का प्रतिनिधित्व अगर आप करते हैं, क्या परिवर्तन जो है आप लेकर के आएंगे अपने क्षेत्र के अंदर? किस तरह का विज़न लेकर के आगे बढ़ेंगे, शिक्षा को लेकर के या फिर बाकी चीज़ों को लेकर के? और नहीं, मैं तो एक मेरा जो विजन है, मेरा जिंदगी का जो अगले कोविड के बाद ये मैंने सीख लिया कि जो नेक्स्ट मेरे को जितने भी जिंदा रहना है, जितना टाइम जिंदा रहना है, वो एजुकेशन और लोगों का सेवा करना है। इसलिए मैं जब प्रतिनिधित्व करूंगा भुवनेश्वर लोकसभा को, तो पहले तो मेरा ये काम रहेगा कि उड़ीसा में सबको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए। और ये 8वीं तक मिलता है, मान लीजिए 6 साल से 14 साल तक मिलता है, उसको अभी एक्सटेंशन करना है 18 तक। उसके बाद हमको पीजी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आईआईटी, हर गांव से जो लोग हैं वो उनको आगे लाने के लिए हमारा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को पूरा स्ट्रेस तक आगे लेके जाएंगे। और प्राइवेट स्कूल को कंट्रोल करना है, उनको एजुकेशन में जो जो किताब भेजते हैं, किताब को एनसीईआरटी किताब में कन्वर्ट करना है। और जो क्वालिटी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है अभी, वो उसको अभी पूरा ध्यान देना है 1 साल तक। उसके बाद मैं एक मुहिम चढ़ा है गजपति महाराज पुरी का निर्देश से। हम लोग हर घर में गीता पहुंचाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन विथ स्पिरिचुअल वैल्यू, जो एक जो आध्यात्मिक मूल्यबोध होता है, तो शिक्षा के साथ जुड़ जाएगा। तो एक बच्चा का अंदर इतना ये आ जाएगा, राम का जो गुण होता है, भगवान श्री राम का जो गुण आ जाएगा, तब जाके वो सेवा ही करेगा। क्योंकि डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर को रोगी जैसे रोगी को सेवा करेगा, नहीं तो वो बिजनेस करेगा रोगी का साथ। तो वो इंजीनियर होगा तो रोड में वो बिजनेस देखेगा, नहीं तो रोड को सेवा नहीं करेगा। तो हमारे ये जो लक्ष्य है सबके घर में गीता पहुंचाने के उड़ीसा में, और हो सकता है तो मुझे 5 साल सुযোগ मिलेगा तो सारा भारत में एजुकेशन को इतना बड़ा मूवमेंट बनाएंगे, तो एजुकेशन सबको फ्री मिलेगा। तब जाके भारत, देखिए वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज है, जिसका पास ज्यादा एजुकेशन होता है वो इतना विकसित है। तो भारत को प्रधानमंत्री साहब हो, जो भी हो, वो इतना कोशिश कर रहे हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो फास्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो क्या बोले थे, सबको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो हमारे संविधान के तहत 21(1) के आधार में सबको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए। वो हमारा लक्ष्य होगा। जब मैं भगवान जगन्नाथ ने हमको सुयोग देगा, तो वो मेरा पहला लक्ष्य होगा कि ये मैं करके रहूंगा सारा भारत। तो इसीलिए जो है आपने 25,000 से ज़्यादा भगवत गीता की कॉपी जो है वितरित की हुई है, और आप कह रहे हैं कि पूरे राज्य में सभी लोगों के साथ जो है आप उसका वितरण करेंगे। जी जी, वो अभी तक तो 25,000 जो गोरखपुर गीता प्रेस से आके हम लोग ऑलरेडी बांध चुके हैं। तो हमारा उड़ीसा में 98 लाख परिवार है, उनका पास पहुंचाना है अगले 2 साल में। उसके बाद सारा भारत में सुयोग मिलेगा तो भगवान आशीर्वाद करेंगे। तो ये गीता और एजुकेशन दोनों मिल जाएगा ना, क्वालिटी एजुकेशन जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप क्वालिटी एजुकेशन आ जाएगा।
ठीक। सर, ये इस मंच पर हम लोगों की जेब से जुड़ी हुई काफ़ी बातें करते हैं, शेयर बाज़ार की बातें करते हैं, म्यूचुअल फंड की बातें करते हैं। अभी हमने एक सर्वे भी कराया था, वहाँ पर हमने देखा कि उड़ीसा के अंदर अभी भी बीमा का पेनिट्रेशन बहुत कम है। लोगों के अंदर गरीबी जो है काफ़ी ज़्यादा है। ये कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप कि शिक्षा भी मिले और लोगों का अपलिफ्टमेंट भी हो धीरे धीरे करके, ताकि भारत के कोई भी क्षेत्र में जो है देश विकसित तभी बनेगा जब यहाँ के लोग समृद्ध होंगे। इसको लेकर के कुछ आप विचार कर रहे हैं कि कैसे लोगों के, क्योंकि आपने शिक्षा की बात तो की, लेकिन एक और क्षेत्र जहाँ पे सबसे ज़्यादा महंगाई परेशान करती है वो है इलाज का खर्चा। लोग जिस तरीके से प्राइवेट अस्पतालों में खर्चा बढ़ रहा है, लोगों के पास बीमा नहीं है। इसको लेकर के कुछ अवेयरनेस या इसको लेकर कोई विजन है लोगों की जेब को लेकर के? और नहीं, उड़ीसा में आपको जानकारी होगा कि उड़ीसा में बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है, नवीन पटनायक का जो सरकार ने दिया है। उसमें हर जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन परिवार है उनको 5 लाख से 10 लाख तक ये जो भी उनका सुरक्षित है ट्रीटमेंट का, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या कोई बड़े हॉस्पिटल जैसे एम्स हो, आपका जो हो गया मेडिकल कॉलेज हो, तो उसमें एक बहुत बड़ा सहयोग है सरकार का। अभी ये इलेक्शन से पहले जाने से पहले नवीन पटनायक का गवर्नमेंट ने बहुत सेकंड स्कीम लागू किया है, जो नवीन कार्ड का। नवीन कार्ड में क्या होगा, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नहीं है और जिसका राशन कार्ड नहीं है वो लोग उसमें इंक्लूड हो गए। तो मुझे लगता है कि उड़ीसा में जो इनकम टैक्स देते हैं उनके नीचे जितने लोग हैं, अभी 90 लाख के करीब लोग हैं, और सब इंक्लूड हो गए दो स्कीम में। तो हेल्थ, वो भी उड़ीसा में मुझे लगता है कि 2-3 साल के बाद हेल्थ के लिए कोई अपना पकड़ से कि ऐसे पैसा नहीं है तो उनका कोई तबीयत का इलाज नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। लेकिन हमारा ये कहना है, आपके बात से हमको ये लग रहा है कि 10 लाख का ऊपर भी बहुत खर्चा होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे अभी कैंसर हो गया, हार्ट का हो गया, इतना बड़े बड़े अभी डिजीज आ गए मार्केट में, तो वो उनको इलाज के लिए बहुत बड़ा अमाउंट का जरूरत पड़ेगा। लेकिन सरकार का क्या है ना, अभी 10 साल का 10 लाख तक किया है। मुझे लगता है कि उसको राजस्थान गवर्नमेंट जैसे 25 लाख तक किया था लास्ट टाइम, तो इससे बढ़ेगा फिर। तो मुझे लगता है कि हेल्थ के लिए हमको एजुकेशन हो जाएगा। देखिए, आप एक शिक्षित हो जाएगा तो उसको हेल्थ का भी फैसिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि वो अपने आप को सुरक्षा दे सकता है। तो हमारा उड़ीसा में आपको पता है कि 80 से ज्यादा % लोग गांव में रहते हैं, रूरल में रहते हैं। तो रूरल का जो कल्चर है वो, आपने जैसे बोला कि उनका पॉकेट में पैसा नहीं होता है, क्योंकि खेती और जो एग्रीकल्चर फार्मर्स ज्यादा है। जी। तो एग्रीकल्चर फार्मर को आगे बढ़ाने के लिए हर गांव में हमको नौकरी दो, हर गांव में हमको काम दो, हर गांव में हमको रोजगार दो। ये एक माध्यम होना चाहिए कि हर गांव में कैसे रोजगार बढ़ेगा, कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, अलाइड सेक्टर का आगे बढ़ सकता है, कैश क्रॉप हो सकता है, पानी का सुविधा हो सकता है। उसमें हम लोग को भी लंबा काम करना है, लेकिन एजुकेशन के साथ वो काम करेंगे तब जाकर ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, जो एजुकेशन आएगा तब ये लोग काम कर सकते हैं। तो हम लोग को करेंगे, क्योंकि हमको एक बार सुযোग मिलेगा, भगवान देंगे तो हम लोग वो भी करेंगे कि हमारा गांव में हमको रोजगार दो और हमारे गांव में हमको एग्रीकल्चर रोजगार दो। इससे एक मौका आएगा हमको काम करने का। जी। चलिए सर, आपसे बहुत सारे विषयों में बात हुई। 2024 में क्या तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? बहुत सारे सर्वेज आ रहे हैं, ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, आपकी क्या राय है व्यक्तिगत रूप से? देखिए, 2024 में ऐसा सरकार हमको चाहिए देश में और राज्य में जो लोगों का सरकार हो, लोगों के लिए काम करे और शिक्षा को प्राधान्य दे। और शिक्षा के क्यों प्राधान्य दे कि जब शिक्षा हर घर में पहुंच जाएगा, और मैं तो एक ननपसली बात बोल दूंगा कि कुछ लोग चाहते हैं कि सबको शिक्षा ना मिले। शिक्षा नहीं मिलने से क्या होगा ना कि इनबैलेंस हो जाएगा सोसाइटी में, क्योंकि हम लोग जो बाहर जाते हैं तो कोई हमको बंदा चाहिए कि हमारा सामान उठाने के लिए, घर में काम करने के लिए, हमारा गाड़ी साफ करने के लिए और हमको सेवा करने के लिए। लेकिन उड़ीसा में और भारत में ऐसा होना चाहिए, सब शिक्षित हो जाएंगे, सब विकसित हो जाएगा तो किसी को काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने काम खुद करो। तो हम तो घर में करते हैं तो बाहर क्यों नहीं करेंगे। तो मेरा ये जो महात्मा गांधी का जो विजन था कि नीचे पीछे वाला लोग जो बैठा है उसको पहले देखो, तो हमारे ये विजन की जो सबसे लास्ट में जो लोग अभी सोसाइटी में हैं उनको देखने से वो आगे आ सकते हैं। तो भारत में ऐसा एक सरकार चाहिए। उड़ीसा में तो बीजू जनता दल रिपीट हो सकता है, क्योंकि लोगों का आस्था अभी बीजू जनता दल का ऊपर है। तो भारत में देखेंगे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो इंडिया अलायंस का चल रहा है वो ये हो सकता है। लेकिन हमको उड़ीसा का जो हमारा जो जितना इंटरेस्ट है उड़ीसा में, तो बीजू जनता दल सरकार बनाएगा और ये सरकार में एजुकेशन का बड़ा मुद्दा होगा। चलिए सर,
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपका जो विज़न है, आपकी जो सोच है बहुत अच्छी है। उम्मीद करते हैं कि इस विज़न के साथ भुवनेश्वर की जनता अपना आशीर्वाद आपको देगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जय जगत। धन्यवाद। तो आज की फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। इसी तरीके से हम तमाम बड़ी हस्तियों को लेकर के, राजनीतिक व्यक्तियों को लेकर के, अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से लेकर के आएंगे। उनका विज़न भारत को लेकर के क्या है, भविष्य को लेकर के क्या है, उस पर बातचीत करेंगे। तो हमारी इस खास पेशकश के साथ लगातार बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।